गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राज मलवान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन। स्टूडेंट्स, गांधी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ 1893 में दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंग भेद की नीति का सफल विरोध करते हुए किया था। दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रही की ख्याति प्राप्त करने के बाद सन 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय गोखले जी का देहांत हो चुका था, तिलक जी बीमार थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी व विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं के उत्साह में कमी आ गई थी। इसी कारण भारतीय राजनीति का नेतृत्व स्वतः ही महात्मा गांधी जी के हाथों में आ गया। अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। स्टूडेंट्स, शुरू में महात्मा गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में ही प्रवेश किया गया। महात्मा गांधी जी ने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों में जन और धन की पूरी सहायता देने की अपील की। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी के द्वारा भारतीय जनता से अपील की गई कि ब्रिटिश सरकार की पूरी सहायता की जाए। इसी कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा भी उन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। किंतु बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण महात्मा गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब हम सबसे पहले असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा ब्रिटेन को जन और धन से भरपूर सहायता दी गई और युद्ध से भारतीय राष्ट्रवाद को भी अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसी कारण भारतीय जनता अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सपने सजोने लगी। लेकिन युद्ध के पश्चात जनता को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के समय व्यय के रूप में जोर जबरदस्ती और भारी मात्रा में धन की वसूली की गई, जिसके कारण जनता में के प्रत्येक वर्ग में आर्थिक संकट आया। इसके अलावा उसी दौरान जब प्लेग और अकाल की स्थिति भी आई तो ब्रिटिश शासन ने घोर उदासीनता बरती। दुख की बात यह भी थी कि युद्ध के प्रारंभिक चरण में जितनी तेजी और जोर जबरदस्ती से सेना में भर्ती की गई, अंतिम चरण में उतनी ही तेजी से छटनी भी कर दी गई, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए और जनता ने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार घोर स्वार्थी है। इसके पश्चात थोड़े दिन पश्चात ही ब्रिटिश सरकार रोलेट एक्ट भी ले आई, जिसका भारत के सभी वर्गों द्वारा घोर विरोध किया गया। रोलेट एक्ट, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसने मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अगर हम कहें तो अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। इसके बाद जो दूसरी घटना थी वह थी जलियांवाला हत्याकांड। महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से करते हुए 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया, किंतु बाद में तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। इसके बाद 7 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था।
10 अप्रैल को प्रातः सुबह अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने किसी कारण से पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला में नज़रबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दिए, जिसका जनता ने घोर विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रॉलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। इस हत्याकांड से सारा पंजाब आतंकित हो गया। इसके बाद भी ब्रिटिश शासन द्वारा अमानवीय व्यवहार और दमन जारी रखा गया। मनमानी गिरफ्तारियां की गई, कोड़ों की मार मारी गई और बहुत ज़्यादा दमनकारी कार्य किए गए। इस दुर्घटना का प्रभाव राष्ट्र के मन और मस्तिष्क पर बहुत व्यापक पड़ा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने मार्शल लॉ जारी रखने के विरोध में कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश शासन ने हंटर कमेटी की नियुक्ति की, लेकिन इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड करने के स्थान पर उनके कार्य को कर्तव्य से निष्ठ बताया और ब्रिटिश लॉर्ड सभा और आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा, जिसके कारण भारतीयों में उनके प्रति घोर असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों को असहनीय ठेस पहुंची। इसके पश्चात महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन भी दिए थे, लेकिन प्रथम युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो संधि की उसके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया गया। इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए। इससे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के बहुत अधिक विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा, जो कि भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में भी गांधी जी का प्रस्ताव पुनः भारी बहुमत से स्वीकृत हुआ। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं, उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए और इस प्रकार सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप कर दिया जाए। इसके कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला, सरकारी वेतनिक तथा अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग। दूसरा, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। विदेशी माल का बहिष्कार। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोह में उपस्थित न होना। भारतीयों द्वारा सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में कार्य से इनकार करना आदि। इन निषेधात्मक कार्यक्रम के अतिरिक्त कार्यक्रम के कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे, जो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना। पारस्परिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग करना। बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार करना। हथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार करना तथा अस्पृश्यता का अंत।
आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी ने अपने केसर ए हिंद के पदक को वापस देकर किया। सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि तथा ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी छोड़ दी। हजारों विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। इन विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आंदोलन के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ आदि हैं। इन राष्ट्रीय विद्यालयों के स्नातकों ने भी देश सेवा के कार्य में प्रशंसनीय योगदान दिया। अदालतों के बहिष्कार संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अनेक प्रमुख वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लोगों ने अपूर्व उत्साह दिखाया। स्थान स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी को लोकप्रियता प्राप्त हुई। हाथ करघा और हाथ बुनाई को भी प्रोत्साहन मिला। इन सब का शासन द्वारा काफ़ी दमन भी किया गया। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने काफ़ी चेष्टा की, लेकिन असफल सिद्ध हुए। शासन के द्वारा पूरी शक्ति के साथ दमन जारी किया गया। जगह जगह लाठी चार्ज किया गया, मारपीट की गई, लेकिन जनता का उत्साह कम होने का नाम ही नहीं लिया। इसी बीच 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई उतरे तो कांग्रेस ने बंबई में उनका स्वागत हड़ताल से किया। कलकत्ता और अन्य स्थानों पर भी प्रिंस का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों से किया गया। रजनी पामदत्त के शब्दों में, जनता की नफरत का ऐसा व्यापक और सफल प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने संपूर्ण स्थिति को बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक ग्राम में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी जी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके। उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दे दी गई। आंदोलन के आकस्मिक स्थगन का अन्य नेताओं द्वारा तीव्र विरोध किया गया। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से ही लंबे पत्र लिखकर गांधी जी को कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथों लिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए कहा, ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। आंदोलन स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद इस असहयोग आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण महत्व था। पहला, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसने जनता में अपूर्व त्याग और साहस की भावना का संचार किया। इस आंदोलन के द्वारा साधारण जनता को निर्भीकता मिली। पहले जनता सरकार का विरोध करने में बहुत घबराती थी, जेल जाने से डरती थी, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि जनता ने निर्भीक होकर ब्रिटिश शासन का मुकाबला किया। कांग्रेस ने जो इस आंदोलन के तहत रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए, जैसे खादी, चरखा काटना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना और विदेशी माल के बजाय स्वदेशी को अपनाना, इससे भी देश को भारी लाभ हुआ। धन्यवाद।